काले रंग पर केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन की पोस्ट पर छिड़ी बहस। लेकिन भेदभाव खत्म क्यों नहीं होता और समाज इससे आगे बढ़ता क्यों नहीं? नारीवादी कार्यकर्ता कविता कृष्णन। ये उत्पीड़ित महिलाओं को एक तरह से आपस में कंपटीशन में डालने के कई सारे तरीके हैं। उसमें रंग भी एक है, महिलाओं के आपस में जो यूनिटी है उसको बांटने के लिए ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारों और कार के पुर्जों पर 25% कर लगाया। यूरोप, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया ने दिया तीखा जवाब। जानेंगे इससे अमेरिका को होगा कितना नफा या नुकसान। करीब करीब $100 बिलियन का मुनाफा या $100 बिलियन की सेविंग्स अमेरिकन इकोनॉमी को होंगी। साथ ही फिट जिंदगी भी होगा। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं दिलनवाज से। मार्क लोवेन इस्तांबुल में जारी प्रदर्शनों को कवर करने के लिए वहां एक अस्थायी असाइनमेंट पर थे। बुधवार को उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जहां कई घंटे रखे जाने के बाद उन्हें बताया गया कि उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने उनसे कहा कि वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा हैं। प्रदर्शनों के दौरान तुर्की ने कई और पत्रकारों को हिरासत में लिया है। पत्रकारों के लिए काम करने वाले संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस घटना को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। मिस्र के लाल सागर के तट पर स्थित शहर हुरगादा में एक पर्यटन पनडुब्बी के डूब जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं। काहिरा में रूस के दूतावास के मुताबिक इस पनडुब्बी में 45 लोग सवार थे और ये सभी रूसी नागरिक हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 29 लोगों को बचा लिया गया है। इनमें से कुछ को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया है। 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये पनडुब्बी पर्यटकों को कोरल रीफ दिखाने ले गई थी। पिछले 6 महीने में मिस्र के लाल सागर तट पर यह इस तरह की दूसरी घटना है। अमेरिका के साथ रिश्तों में आ रही नरमी के बीच यूरोपीय देश पेरिस में यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर वार्ता कर रहे हैं। यूक्रेन और फ्रांस के राष्ट्रपतियों वोलोदिमीर जेलेंस्की और इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यूक्रेन में स्थायी शांति की शर्तों को रूस तय नहीं कर सकता है। दोनों नेताओं ने कहा है कि रूस को 30 दिन के सीमित संघर्ष विराम की शर्तों को स्वीकार करना चाहिए। पेरिस में बोलते हुए जेलेंस्की ने रूस पर सऊदी अरब में हुई वार्ता को लेकर झूठ फैलाने के आरोप भी लगाए। इस वार्ता में ही अमेरिका की मध्यस्थता में काले सागर में संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी थी। जेलेंस्की ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका बिना शर्त के समझौता कराएगा। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अमेरिका के लोग रूस के नजरिए से प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका में कुल मिलाकर अधिकतर लोगों ने हमेशा हमारा समर्थन किया है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है। वहां हमें दोनों पक्षों से सहयोग मिलता रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन और कई बार मुझे लगता है कि वे दुर्भाग्य से उन धारणाओं से प्रभावित हैं जिन्हें रूस फैला रहा है और हम ऐसी धारणाओं से सहमत नहीं हैं। दक्षिण कोरिया के जंगलों में इतिहास की सबसे बड़ी आग लगने की घटनाओं में अब तक 27 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। देश के दक्षिण पूर्वी इलाके में कई क्षेत्रों में भीषण आग लगी है। 3 इलाकों में 120 से अधिक हेलीकॉप्टर इन आग को बुझाने में लगाए गए हैं। कई ऐतिहासिक मंदिरों से पुरातत्व महत्व की कलाकृतियों को बचाने के प्रयास जारी हैं। ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के उएसिंग के लोग यहां के घरों और मंदिरों को हुए नुकसान को लेकर भावुक हैं। एक स्थानीय निवासी कह रहे हैं, हम बेहद निराश हैं। यहाँ आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब कृषि करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब मुझे फिर से सब कुछ खुद ही जुटाना होगा, फिर से सब कुछ खरीदना होगा। इस्राएली संसद ने एक विवादास्पद कानून पारित किया है जो न्यायपालिका पर राजनीतिक नियंत्रण को बढ़ाएगा। इस विधेयक पर मतदान के कुछ मिनट बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है और इजराइल में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
आज पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं केरल की मुख्य सचिव की एक पोस्ट से, जिसके बाद त्वचा के रंग को लेकर होने वाले भेदभाव पर चर्चा शुरू हो गई है। मामला केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट का है, जिसमें उन्होंने लिखा, मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल में कल मैंने एक दिलचस्प टिप्पणी सुनी कि ये कार्यकाल उतना ही काला था जितना मेरे पति का सफेद। उन्होंने लिखा, मुझे अपने कालेपन को स्वीकार करने की जरूरत है। 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं और उन्होंने सितंबर 2024 में केरल राज्य के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था। उनसे पहले इस पद पर उनके पति वी वेणु थे। वे इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर जनरल भी रही हैं। शारदा की पोस्ट ने कई लोगों को हैरान किया कि एक शीर्ष अधिकारी को भी स्किन कलर यानी त्वचा के रंग को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। शारदा ने लिखा कि पिछले 7 महीनों में उनकी तुलना उनकी पूर्ववर्ती यानी उनके पति का जो कार्यकाल था उससे की जाती रही है और ये काले होने के बारे में लेबल लगाने जैसा था। उन्होंने सवाल किया कि काले रंग को बदनाम क्यों किया जाना चाहिए, आखिर काला रंग ब्रह्मांड का सर्वव्यापी सत्य है। जी, शारदा ने और क्या लिखा और उनकी पोस्ट ने कौन सी बहस छेड़ दी, ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की बेंगलुरु में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी से। उन्होंने एक पोस्ट परसों रात को लगाए थे, मगर वो बाद में वो मतलब उसको डिलीट कर दिए थे फेसबुक पे, ये कहते हुए कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स मैं सुनी हूँ, मेरे पिछले 7 महीनों का जो चीफ सेक्रेटरी का काम की हूँ उसके मामले में वो उतना ही काला था जितने मेरे पति का सफेद था। इसका मतलब ये है कि अगर आप काले हैं तो इनएफिशिएंट है, और अगर सफेद हैं तो अच्छा एफिशिएंसी का ऑल्टरनेट वर्ड है। तो इस तरह का एक पहले वो पोस्ट किए थे और उसके बाद वो फौरन उसको निकाल दिए, डिलीट कर दिए। तो उसके बाद बहुत लोग उनसे बात किए और बोले कि अब क्यों डिलीट कर दिए, रहना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने वो पोस्ट फिर से पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे। सवाल ये भी वो पूछते हैं कि मैं किस लिए ये कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ है। मगर उसके बाद वो अपने 7 महीने का जो भी काम किए हैं और जिस तरह से उनका काम और उनके पति का काम किस तरह से उन लोगों ने उनको कंपेयर किया है वगैरह, उसके बारे में लिखे हैं। और मतलब ये भी लिखते हैं कि काला मतलब ये कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे और अगर सफेद हैं तो अच्छा काम करते हैं। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि वो जब 4 साल की थी, इन्होंने जाके उनके माँ से कहा कि आप मुझे फिर वापस अपने पेट में ले लीजिए ताकि मैं बाहर जब निकलती हूँ तो सफेद और बहुत प्यारी दिखूंगी। 50 साल से भी ज्यादा गुजर गए हैं जब उनके बच्चे ही उनको ये रंग के बारे में कुछ डिफरेंशिएट नहीं किए और बच्चों के मुताबिक वो ब्लैक इज ऑसम, तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल, कालापन खूबसूरत है। लेकिन शारदा के इस पोस्ट को किस तरह से देखा जा रहा है, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारी जब बातचीत हुई, बहुत सारे जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हो या आईपीएस ऑफिसर्स हो केरला में खासकर और यहाँ भी कर्नाटका में भी, बहुत सारे रिटायर्ड जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कोई इस मामले में बात करना नहीं चाहते थे। थोड़े बहुत जो बात किए, 1-2 ऑफिसर्स जो बात किया ऑन रिकॉर्ड, एक बात किया हमारे कर्नाटका के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, वो उन्होंने बताया कि सरकारी काम में ऐसा कहीं इस तरीके से किसी को एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था। उनका कहना था कि भेदभाव नहीं होता है। मगर दूसरी तरफ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो फेमिनिज्म के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जे देविका, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम में, उनका कहना था कि ये दोनों मतलब ये कि कालापन एक है और उसके साथ वो महिला भी हैं। ये लोग जो चीज भूल रहे हैं वो ये है कि आजकल केरला में आशा वर्कर्स की वो स्ट्राइक चल रही है। कोविड के जमाने में उनको वॉरियर कहा जाता है और वो बैठे हैं, वो सारे के सारे धूप में बैठ के, उनके पास कोई लिपस्टिक नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, मगर वो काले हैं, मगर उनका हौसला बहुत ही शानदार है। तो इस तरह से ये भी एक बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा इसको रिएक्ट किए हैं। बहुत उनकी तारीफ की गई है, यहाँ तक कि शशि थरूर भी उनकी तारीफ किए हैं। अपने फेसबुक पोस्ट पर आ रही प्रतिक्रिया के बारे में शारदा मुरलीधरन ने समाचार एजेंसी ANI से बात की। उन्होंने कहा,
The reason that you brought that black in is because my skin is dark. It goes beyond that to शारदा कह रही हैं काले रंग पर बात इसलिए छेड़ी गई क्योंकि मेरी त्वचा का रंग काला है, लेकिन ये बात उसके और आगे जाती है। ये जताने की कोशिश की गई कि काला रंग यानी कम गुणवत्ता। काले रंग के साथ क्या दिक्कत है? क्या ये सच्चाई न होकर महज धारणा अधिक नहीं है? ये स्वीकार करना अहम है कि कालापन मूल्यवान है, सुंदर है। जी, भारत में अलग अलग बातों को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्तरों पर किसी न किसी रूप से भेदभाव देखते हुए ही हम बड़े हुए हैं। जाति, धर्म, रंग, जगह, समाज में ये बातें अब बेहद आम है। और काले रंग को लेकर तो कई तरीके का भेदभाव होता है। हम कहते हैं काला बाजार, काला दिन। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है दिलनवाज, उम्मीद ये की जाती है कि आप विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बात समाज पर भी लागू होती है कि आप पुरानी जंजीरों को तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन सालों बाद भी आप देखते हैं कि आप उन्हीं जंजीरों में बंधे हुए हैं। आजादी को कई साल हो गए हैं। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, भेदभाव मिटाने को लेकर बातें करते हैं, कई कार्यक्रम भी हुए हैं, लेकिन ये अभी भी समाज की सच्चाई बना हुआ है। आज भी ये मुद्दे समाज में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दिलनवाज, और इसी रूप में हमारे सामने भी आते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की फियरलेस फ्रीडम किताब की लेखिका और नारीवादी कार्यकर्ता कविता कृष्णन से, और उनसे यही पूछा कि आखिर ये भेदभाव आज के समाज की सच्चाई क्यों बना हुआ है। देखिए, इंडिया में जो कलर का मुद्दा है, मुझे लगता है कि वो अंग्रेजों और आजादी से कम उसका रिलेशन है, उसका जाति से ज्यादा रिलेशन। तो कुल मिलाकर के ये माना जाता है कि जिनका रंग ज्यादा काला है, काले की तरफ है, वो जो है वो एक तरह से मेहनत करने वाली जो क्लास है, उसमें जो सबसे उत्पीड़ित जो लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका कलर वैसा होता है, और जो अभिजात वर्ग है उसका कलर व्हाइट होता है। और ये खास करके महिलाओं को इस तरह से बांटा जाना, महिलाओं को लायक समझा जाना उनके कलर के हिसाब से, ये चलता आ रहा है। वो एक और जनरल फिनोमिनन हो गया है, जिससे मुझे लगता है कि उसके खिलाफ समाज में जो उसके खिलाफ जो आंदोलन होना चाहिए वो नहीं हुआ है, वो काफी कमजोर है मेरा मानना। लेकिन देखा जाए तो ऐसे में महिलाएं एक तो महिला होने की वजह से भेदभाव का सामना करती हैं, और फिर अगर रंग भी एक फैक्टर हुआ तो फिर महिलाओं को मल्टीपल भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हाँ, मल्टीपल क्या मतलब, मुझे लगता है कि भेदभाव, देखिए, रंग हो चाहे कुछ और हो, ये उत्पीड़ित महिलाओं को एक तरह से आपस में कंपटीशन में डालने के कई सारे तरीके हैं। उसमें रंग भी एक है। ये डबल भेदभाव क्या, ये भेदभाव ही है, लेकिन ये भेदभाव महिलाओं के आपस में जो यूनिटी है उसको बांटने के लिए ना, हो सकता है आपको ज्यादा प्रिविलेज मिले अगर आपका रंग सफेद हो, तो उसमें आप जो है वो फेयरनेस क्रीम लगाइए, आप फेयरनेस के लिए ट्रीटमेंट कराइए। और मुझे याद है कि टेलीविजन में जो देर रात को एड्स आते थे ना, एक एड ऐसा था जब मैं यंग थी कि कोई जो है वो लड़की, वो उसको रिसेप्शनिस्ट का जॉब नहीं मिल रहा बिकॉज शी इज नॉट फेयर, तो फेयरनेस करवा के अंदर एक लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करता है, जिसमें आप खुद भी अपने टुकड़ों में अपने आप को बांट करके देखने लगे, और सारी महिलाओं को भी उसी तरह से। और वो रंग नहीं तो कुछ और है, वो आपके शरीर का बनावट है, आपका वेट हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो इन सारी चीजों में इश्यू वही है, मुझे लगता है कि ये सिम्टम है। मेजर जो प्रॉब्लम है वो वही है कि महिलाओं को एक बतौर कमोडिटी है ना, ताकि वो अपने आप को कमोडिटाइज करें, वो अपने आप को एक बांट के देखें। तो मैं तो आज तक किसी महिला से नहीं मिली हूँ, मैं सच बताऊं, जिसको अपने पूरे शरीर के ऊपर, अपने ऊपर पूरी कॉन्फिडेंस। तो ये एक परमानेंट इनसिक्योरिटी बना के रखना महिलाओं में, ये एक तरह का एक सामाजिक स्ट्रेटेजी है, समाज का एक नॉर्म बन गया है, जो समाज को ऐसे ही बनाए रखता है। उससे लड़ने के लिए जो जितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, मुझे लगता है हमारे समाज में ये कम मेहनत किया गया है। और ये जो मेहनत है, इससे लड़ने का जो जिम्मेदारी है, वो किसकी है? महिला की, समाज की, सरकार की? सरकार की तो खैर देखिए है ही, सरकार तो इस मामले में कोई भी मेहनत कभी कोई सरकार नहीं की है। और दूसरा, नस्लवाद भारत में हो सकता है, ये कभी मानते नहीं लोग, नस्लवाद महिलाओं को लेकर के नहीं। लेकिन अगर अफ्रीका के किसी भी देश से या अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं वो इंडिया में आते हैं, उनसे पूछिएगा, जो काले नस्ल के लोग हैं, इसको देखिए, तो भारत एक बहुत ही ज्यादा नस्लवादी देश है। लेकिन ये हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, हमारे समाज में इस पे बातचीत कभी नहीं होती, और ये एक तरह से
भीतर झांकने वाली आदत हम लोगों में कम है कि हम अपनी भी मतलब सिर्फ तारीफ न करें, हम अपने बारे में थोड़ा आलोचना भी कर लें थोड़ी सी। ये अंग्रेज थे हमारे यहाँ और ये अंग्रेजों का कोई देन है, मैं नहीं मानती। मेरा मानना है कि ये हमारे भीतर के ये बहुत ही गहरी चीज है और उसमें नस्लवाद और जातिवाद का जहाँ पर मिलन होता है वो एक बड़ा फैक्टर है इसमें। और उसमें महिला सवाल मतलब महिलाओं के प्रति जो नजरिया है उसमें वो और इंटेंसिफाई होता है, वो और नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये थी कविता कृष्णन जो बता रही थी कि भेदभाव समाज में आज भी मौजूद है और इसे खत्म करने के लिए लड़ाई अभी लंबी है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। जो हम एक शब्द सुन रहे थे, टैरिफ वॉर, टैरिफ, आज उसकी एक बड़ी खबर आ गई है। और दूसरे सेगमेंट में बात हो सकी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाली कारों और कारों के पुर्जों पर 25% का नया टैरिफ यानी आयात कर लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह नया टैक्स 2 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। वहीं कार के पुर्जों पर मई या फिर उसके बाद टैरिफ लगेगा। राष्ट्रपति कार्यालय से लाइव प्रसारण के दौरान ट्रंप ने इससे संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका कार निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कार की कीमतें कम होंगी। This is very exciting to me. This is the automobile industry and this will continue to. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब मुझे चुना गया था उस वक्त हम अपनी सभी कारखाने खो रहे थे। वो मैक्सिको और कनाडा या और जगहों पर बनाए जा रहे थे। अब वो कारखाने काफी हद तक बंद हो गए हैं और हम उन्हें हमारे देश में वापस लेकर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के भीतर जो कारें बनाई जाएंगी उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है जो कारें अमेरिका में बनेंगी वो लोगों को सस्ती पड़ेंगी और उनका यह दावा है कि इससे देश के भीतर नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन ट्रंप के इस कदम को लेकर विश्लेषकों का ये कहना है कि इससे बाधा उत्पन्न हो सकती है क्योंकि इससे कीमतें वाकई में बढ़ेंगी और जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ जो संबंध है उनके उस पर असर पड़ेगा, ग्लोबल कार व्यापार पर असर पड़ेगा, सप्लाई चेन में बाधा आएगी। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि ये ट्रांस अटलांटिक व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए ही बुरा होगा। जी, आपको याद होगा इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका की कार आयात की बात कर लेते हैं तो बीते साल अमेरिका ने 80 लाख कारों का आयात किया था जो 240 अरब डॉलर का था और दुनिया भर में कारों की कुल बिक्री का लगभग आधा था। और कारों के मामले में अमेरिका का जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो है मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका की भी कई कंपनियां हैं जो अमेरिका से बाहर जिनकी फैक्ट्रियां हैं। और मुक्त व्यापार समझौते के तहत मैक्सिको और कनाडा में कार का उत्पादन होता है। फिलहाल इन दोनों देशों ने यानी कनाडा और मैक्सिको ने कार के पुर्जों के आयात पर टैरिफ जो है इन दोनों देशों से नहीं लगेगा, लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि इसका भी आकलन लगाया जा रहा है। जी, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम कनाडा के मजदूरों पर सीधा हमला है। This will hurt us, but through this period by being together. प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप जानते हैं इससे हमें चोट पहुंचेगी, लेकिन इस दौरान हम साथ रहेंगे और हम और मजबूत होकर उभरेंगे। मुझे लगता है कि पिछले कई महीनों में जो कुछ हुआ है उससे कनाडा के कामगार सभी नागरिक विश्वासघात का सदमा झेल चुके हैं। वो इससे उबर चुके हैं और अब सबक सीख रहे हैं। हमें खुद का और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनकी सरकार हर तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।
何が日本国の国益 जापानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमें समझना होगा कि जापान के हित में क्या है। हम मजबूती से अमेरिका से अनुरोध करते हैं कि वो जापान पर ये टैरिफ लागू न करें। अलग अलग विकल्प हैं, हमें सोचना होगा कि कौन सा विकल्प सबसे प्रभावी है। हमें सभी विकल्पों को ध्यान में रखना होगा। और इस पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिसके साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही और गहरा हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा, हमने देखा है कि अमेरिका के मुख्य व्यापारिक साझेदारों ने एक के बाद एक कहा है कि व्यापार युद्ध में जीत किसी की नहीं होती। टैरिफ लगाकर कोई देश समृद्धि हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका की कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमों और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार के सिस्टम का उल्लंघन है। ये सभी देशों के आम हितों को कमजोर करता है। वहीं दक्षिण कोरिया ने इसे कार निर्माताओं के लिए खतरा कहा है। राजधानी सोल में दक्षिण कोरिया के उद्योग मंत्री आन डुक जिउ ने कहा, 우리 자동차 수출의 약 50%가 미국으로 향하는 만큼 ऑटोमोबाइल का हमारा 50% निर्यात अमेरिका को होता है, इसलिए ऑटो इंडस्ट्री को होने वाले बड़े नुकसान को लेकर चिंताएं हैं। ये मुश्किलें सिर्फ कार बनाने वाली कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि कल पुर्जे बनाने वाली के लिए भी बहुत अधिक होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का दिलनवाज ये कहना है कि उनके इस फैसले से अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन कितना होगा, कैसे होगा, ये अभी नहीं पता। हालांकि ये बात भी समझ में आती है कि यूरोप, जिसके साथ अमेरिका के रिश्तों में हाल के वक्त में थोड़ी दूरी आई है, उस पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है। और अब से कुछ देर पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अमेरिकी विदेश नीति मामलों के जानकार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनन द्विवेदी ने समझाया कि ट्रंप का ये नया कदम कितना सही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है, मुझे लगता है वो 100% सही बात बोल रहे हैं। हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि भारत पे, कनाडा पे, चीन पे, जापान पे, जर्मनी और फ्रांस, जो दो मुख्य कंट्रीज हैं जहाँ से गाड़ियां अभी भी कारें एक्सपोर्ट होती हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक अलग बात है। पर एक बात कई इकोनॉमिस्ट ने बोली है और उन्होंने एनालाइज किया है कि करीब करीब $100 बिलियन का मुनाफा या $100 बिलियन की सेविंग्स अमेरिकन इकोनॉमी को होंगी और अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री को होंगी अगर 25% टैरिफ जो है वो 2 तारीख से ट्रंप इन सब देशों पे ऑटो मार्केट्स में लगा लेते हैं। एक रिलेटेड बात इसमें ये भी है कि अगर हम देखें तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री में भी असर पड़ेगा और उसके अलावा जो बाकी के जो पैराफर्नालिक सेक्टर्स होते हैं, जो जुड़े हुए सेगमेंट्स होते हैं इकोनॉमी के, उन पे फर्क पड़ेगा। स्पेशली अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर को देखें, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक घटक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स और बाकी के जो इंटीरियर मटेरियल होता है कार का या उनका इंजन हुआ, अगर गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है तो वो सारा मैकेनिज्म हुआ, ये सब भी महंगे हो जाएंगे। तो एक तरीके से ट्रंप की इस शुरुआत से वहाँ के जो वैश्विक ग्लोबल ऑटो चेन्स हैं, बल्कि कंपोनेंट्स की चेन्स हैं, उन पे भी असर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा असर मुझे लगता है ऑटो रेंटल के मार्केट पे पड़ेगा। ऑटो रेंटल के मार्केट पे ऐसे पड़ेगा क्योंकि अभी हम देखें कि यूरोप में और अमेरिका में जो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का, वैकेशनिंग का साधन है वो है गाड़ी से ट्रेवल करना। और अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने पर लोग हाईवे टू हाईवे निकल जाते हैं। इंडियंस की भी, भारतीयों की भी बड़ी मात्रा होती है। वो कार रेंटल अगर उनको महंगा पड़ता है ऑटो के ऊपर टैरिफ लगाने से, तो वो लोग जो बाकी की जो व्यवस्थाएं होती है ट्रांसपोर्ट की, जैसे कि बस या फिर ट्रेन, जो सस्ती व्यवस्थाएं होती हैं, उन पे आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, अमेरिका का ही, उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो कि प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ से $1 बिलियन तो कमाएंगे, पर वो किस तरीके से अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री डेवलप करती है आगे की तरफ और कैसे वो प्रॉफिट बनाती है बाकी के मार्केट्स में, विदेशी कॉन्टेक्स्ट में और डोमेस्टिक मार्केट में, इस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट इस टैरिफ लगाने से अमेरिका को भी पड़ेगा। पर एक बात ये पूरी पूर्णतः सच है कि $100 बिलियन एनुअली अमेरिका और अमेरिकन इकोनॉमी कमाएगी। और ये कमाई जो है ये टैरिफ से होगी। बिल्कुल, ये टैरिफ से कमाई होगी। लेकिन यूएस का जो मार्केट है वहाँ पे तो इमीडिएटली कारें महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल,
वहाँ पे गाड़ी महंगी हो जाएंगी। तो इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि जो लोग ट्रेवल करते हैं हाईवेज पे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और लोग, मैंने आपको पहले जैसे निवेदन किया, बस में या फिर सस्ती प्लेन्स में या फिर ट्रेन में लोग ट्रेवल करेंगे। और इसमें ये भी है कि जो फ्रांस और जर्मनी के ऑटो मेकर्स अभी भी बड़ी भारी मात्रा में अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, तो उसे एक वैश्विक इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने का है। और इसे ट्रेड साइकिल्स की जो ऑटोमोटिव साइकिल्स की जो ग्लोबल चेन्स हैं, उनमें भी प्रॉब्लम काफी क्रिएट होगी। और जो सस्ती कारें हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि चीन की या और जो राष्ट्रों की सस्ती कारें हैं और अगर उनमें क्वालिटी भी है, कहीं वो अमेरिका के मार्केट को स्वयं ना कर दे। मुझे अभी ऐसे प्रतीत होता है। एक चीज इस पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका जिन मुल्कों के साथ उसके ट्रेड रिलेशंस हैं, पर्टिकुलरली कार और कार पार्ट्स को लेकर, इसका सीधा असर उसके रिश्तों पर भी क्या पड़ सकता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इकोनॉमिक रिश्ते खराब होते हैं तो उसे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और विदेश नीति के जो कॉन्टेक्स्ट में जो रिश्ते होते हैं वो भी खराब होते हैं। ये तो बात हम लोग पूर्ण रूप से जानते हैं कि अगर पॉलिटिकल रिलेशन और राजनीतिक और कूटनीतिक रिलेशन दो राष्ट्रों के बीच अच्छे बनाने हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो ट्रंप के फैसले का कितना असर अमेरिका पर और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा, बता रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अमेरिकी विदेश नीति मामलों के जानकार डॉक्टर मनन द्विवेदी। और अब वक्त है फिट जिंदगी का। एसिडिटी किसी को भी हो सकती है। इसके कई कारण हैं जिनमें लाइफस्टाइल, डाइट, वजन और स्ट्रेस यानी तनाव शामिल हैं। एसिड रिफ्लक्स में पेट का एसिड बार बार वापस मुंह और पेट को जोड़ने वाली फूड पाइप यानी जो खाने की नली है उसमें आता है। एसिड रिफ्लक्स के दौरान आपको सीने में जलन महसूस हो सकती है, लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं और क्या करें कि एसिडिटी न हो या कम हो, जानिए। आपने सुना होगा कि अक्सर कोई आपसे ये कहता है कि जी मचल रहा है, बार बार खट्टी डकार आ रही हैं यानी बर्प्स आ रही हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है। हो सकता है कि उन्हें एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो। और जनाब, अब तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बूढ़ों की नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है डॉक्टर्स के मुताबिक। पहले ये जानते हैं कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है। जब डाइजेशन शुरू होता है तो इस प्रोसेस में चबा हुआ खाना आपके मुंह से आपकी फूड पाइप की ओर जाता है, फिर पेट में डाइजेस्ट करने के लिए आपका पेट एसिड रिलीज करता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अब फूड पाइप और स्टमक को जोड़ने वाली वॉल्व की मसल या मांसपेशी पेट के गैस्ट्रिक एसिड को वापस जाने से रोकती है, लेकिन जब इस कनेक्टिंग पार्ट में यानी फूड पाइप के निचले हिस्से का मसल कमजोर हो जाए, लूज हो जाए, रिलैक्स हो जाए तो वो खाने को रोक नहीं सकता, तब प्रॉब्लम आ जाती है। एसिड रिफ्लक्स में पेट का एसिड थोड़ा सा खाना बार बार वापस मुंह और पेट को जोड़ने वाली फूड पाइप में आ जाता है। एसिड रिफ्लक्स के दौरान सीने में जलन महसूस हो सकती है जिसे हार्ट बर्न कहा जाता है। हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स के कई रीजंस हैं, जैसे कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, कुछ खट्टे फूड आइटम्स, चॉकलेट, ज्यादा तेल और फैट वाला खाना, मसालेदार खाना, कॉफी, अल्कोहल, स्ट्रेस, पेट में अल्सर, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, हार्मोन्स या हर्निया। एसिड रिफ्लक्स तब भी हो सकता है जब आप खाते ही तुरंत लेट जाए। कभी कभी किसी को टेम्पररी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब ये हफ्ते में 2 बार या उससे ज्यादा होने लगे तो उसे कहते हैं क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स यानी GERD। आजकल GERD की समस्याएं बढ़ रही हैं। कई केसेस में रीजन है लाइफस्टाइल, दूसरा डाइट और तीसरा ओबेसिटी। स्ट्रेस भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। डॉक्टर से सुनिए, बता रहे हैं दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर सुभाष गुप्ता। सही में आज के दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस और ये एब्डोमिनल सिम्पटम में बहुत ही क्लोज लिंक है। जब भी आदमी का स्ट्रेस होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं और हार्मोन रिलीज होते हैं तो शुगर लो होता है, फिर आपको ज्यादा खाने का मन करता है। ये तो क्वाइट अ बिट स्ट्रेस से और एब्डोमिनल सिम्पटम्स का तो बहुत काफी रिलेशनशिप है। 99% ऑफ द टाइम ये सिंपली लाइफस्टाइल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक भारत में खराब डाइट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से GERD यानी क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स के मामले बढ़ रहे हैं। बल्कि अब तो ये सिर्फ ज्यादा उम्र वाले लोगों की दिक्कत नहीं है।
तो इससे बचा कैसे जाए? स्मोकिंग अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें, कॉफी चाय को लिमिट करें, खाते ही एकदम से ना लेट जाएं, सोने के समय के आसपास खाना लिमिट करें, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, वजन पर ध्यान रखिए और फिर भी अगर सिचुएशन इंप्रूव ना हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल यानी शुक्रवार शाम को होगी।